Hello everyone, welcome back to the channel PCMB Digital Gurukul. Today we will discuss the NEET Part 2 solution of 2019. So let's start with it. We can start, I guess. The first question which came in the exam was, which of the following statement given below is not true about formation of annual rings in tree? तो easy answer, a very easy answer. इन्होंने यहाँ पे हमें लिख दिया था कि annual rings are not prominent in trees of temperate region, जबकि इसका रिवर्स वो होता है, ट्रू होता है कि टेम्परेट रीजन जो है उसी में एनुअल रिंग्स फॉर्म होती हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स होते हैं वहां पर एक दिक्कत रहती है कि कभी कभी जो सीजन है वो वहां पे वेरिएशन जो है बहुत क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता. जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें जो डिमार्केशन है ऑफ टेम्परेचर इज नॉट क्लियर, और इसी वजह से कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वहाँ पर एनुअल रिंग्स जो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता. ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उस वजह से ऐसा होता है कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, और कैम्बियम एक्टिविटी से ही एनुअल रिंग्स बनती हैं, ये बात हम पहले से ही जानते हैं. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था नॉट ट्रू, तो उसमें फोर्थ ऑप्शन था. कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है, थर्ड ऑप्शन, ये भी ठीक है. डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड, ये भी ठीक है. और एनुअल रिंग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और ऑटम वुड है, वो भी बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे जो आंसर था वो था फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज Which of the following ecological pyramids is generally inverted? तो आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है सिंपल सा कि पॉन्ड इकोसिस्टम है, यानी कि कुछ सीएल वाटर से रिलेटेड है. तो इन चारों में से जो वाटर से रिलेटेड है वो एक ही ऑप्शन है सी. दिस इज द वे टेक्निक जिससे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को क्विकली कर सकते हैं बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े भी, बिना पूरे ऑप्शंस पढ़े भी. फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिशेस भी सी में ही होंगी, ना फॉरेस्ट में होंगी, ना एनर्जी में और ना ग्रासलैंड में. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाज राइट. Pyramid of biomass was present in C. Next question was placentation in which ovule develop on the inner wall of the ovary or in the peripheral part. तो अब इसमें देखो जो चार ऑप्शंस हैं, अगर उसमें से हम इनर वॉल में सोचें तो ये तो कॉर्नर्स पर है, ये सेंटर के एक्सेस पर है और ये है इनर वॉल पर. तो पेराइटल वाली जो प्लेसेंटेशन होती है वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी पर होती है, वही हमारा सही ऑप्शन होता है. ये एक्सेस पे होते हैं या मार्जिन पे होते हैं, ये फ्री सेंट्रल और ये बेजल है. तो यहाँ पर ऑप्शन पेराइटल जो ऑप्शन नंबर 3 था हमारा, वो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन था. Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbons into the atmosphere? अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो ये भी आसान है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, गुडनबर्ग प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल, चार हमारे पास प्रोटोकॉल्स थे इसके अंदर जिसमें से हमें पता होना चाहिए था. तो मॉनिटरल प्रोटोकॉल और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं अगर हम उनकी बात कर लें कुछ की, तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है मॉनिटरल प्रोटोकॉल. मॉनिटरल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा एक था ओजोन डिप्लीशन के केसेस के लिए, ये था ओजोन डिप्लीशन के लिए, ज्यादातर जो इसका रोल था वो ओजोन डिप्लीशन में था, और ये था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए. इन दो टॉपिक्स पर इसमें डिस्कशन हुई थी. अब अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो वो ग्रीन हाउस गैसेस वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादा काम आती है रेदर देन ग्रीन हाउस गैसेस वाले में ज्यादा काम आती है रेदर देन ओजोन डिप्लीशन. तो ओजोन डिप्लीशन के केस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो था, और बाकी जो दो हमारे पास ऑप्शन थे उनके बारे में तो हमें बिल्कुल ज्यादा सोचना ही नहीं था, उसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी हमारे लिए, वो तो बहुत ही आसान से थे दोनों के दोनों ऑप्शंस. तो यहाँ पर हमारा आंसर बहुत आसान मार्क करना था, मॉनिटरल प्रोटोकॉल. ठीक है, वो हमारा सही आंसर था. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? तो हार्मोन की बात कर ली हमने. तो देखो कॉपर टी, यहाँ पे कॉपर इन्वॉल्व होगा तो जिस ऑप्शन में ये आ गया वो भी कैंसिल हो जाएगा. जिस ऑप्शन में बैरियर मेथड आ गया जो कि एक नेचुरल मेथड है वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर भी बैरियर मेथड है तो ये भी कैंसिल. तो बचा क्या, सिर्फ एक ऑप्शन बच गया, लैक्टेशनल एमनोरिया पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये वाले हार्मोन्स होते हैं.
ठीक है। और लैक्टेशनल एमनोरिया में भी प्रोलैक्टिन की एक्सेस की वजह से मिल्क सीक्रेट नहीं हो रहा, सॉरी प्रोलैक्टिन की एक्सेस की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन रहता है क्योंकि सेक्सुअल हार्मोन्स नए ढंग से डेवलप हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का आंसर। द टाइडल वॉल्यूम इन एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000, व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है उसके अंदर दो चीजें जुड़ती हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 है, और ईआरवी की अगर हम बात करें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो वो है 1000। तो टोटल इनका ऐड होके हो गया 1500 ml। डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की तो वहां पर कौन सी दो चीजें जुड़ेंगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो दोनों चीजें ऐड हो गई, तो इन दोनों को ऐड होकर हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1500 ml। What is the fate of male gamete discharge in the synergid? अगर हम इसकी बात करें तो हमें मालूम है कि जो मेल गैमेट आता है उसमें से एक सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और दूसरा इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है, वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, वही सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। तो फोटो पीरियड या लाइट पार्टिकल्स हमेशा सबसे पहले किस एरिया पे जाके गिरते हैं, लीव्स पे। किस पे गिरते हैं, लीव्स पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था, फोर्थ। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट टाइम रिटन। तो अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि सबसे पहली बार जो आपको मैंगो का नाम आया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, तो वो कौन से वाला नाम था जो हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कार्लिन ऐसा कुछ नहीं होता बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो करेक्ट है जो फर्स्ट चैप्टर में हमें नाम दिया वो है मैंगीफेरा इंडिका लिन। स्पीसीज नेम, जेनेटिक नेम और साइंटिफिक नेम आप ऐड कर सकते थे लिनायस के नाम पर, लिन बस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो था वो सही था। किस बेसिस पे हमने बात की, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है भाई। उसके बाद 145th क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम डायग्राम को देखें तो हमें साफ पता चल रहा होगा कि डीएनए सीक्वेंस इस वाले का भी कटा है और डीएनए सीक्वेंस इस वाले स्ट्रैंड का भी कटा है, जबकि एक ऑप्शन हमारा था द एंजाइम कट बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। तो दिस इज रॉन्ग, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो इनकरेक्ट तो आपको बहुत आसानी से पता चल गया। आइडेंटिफाइड पोजीशन पे कट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, वो भी ठीक बात है। मैम या मलयालम वाला एग्जांपल जो हम लोगों ने याद किया होगा कि आगे और पीछे से हम जब बोलेंगे तो वर्ड सेम आएगा, है ना। तो पैलिंड्रोम वाली बात तो है सही। तो इजी था टू गेट टू द आंसर, आंसर इज सेकंड। एमसीक्यू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इफ यू आर श्योर अबाउट द अनकरेक्ट और द करेक्ट वन, तो बाकी ऑप्शंस को लेकर आपको ज्यादा चिंता करनी नहीं होती है। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इवोल्यूशन के हिसाब से हम सोच रहे हैं, तो पहली बार ऐसा कहाँ हुआ जब गैमेटोफाइट जो है वो रिटेन हुआ इन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। तो मतलब कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, लेकिन डिपेंडेंट बॉडी है गैमेटोफाइट। तो प्लांट किंगडम की नॉलेज से अगर हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें तो बहुत इजीली हम मार्क कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स। क्या मार्क कर सकते हैं बहुत इजीली, टेरिडोफाइट्स। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रिकर्सर है जिम्नोस्पर्म्स के, या दे आर द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट्स। तो ये ठीक है, टेरिडोफाइट्स। पिनेंटेर हाइनम स्नैपड्रैगन, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि उसमें अगर आपने क्रॉस किया है रेड को व्हाइट के साथ, ये क्रॉस हमने वहीं से ले लिया एनसीईआरटी से। व्हेन पिंक फ्लावर शेल्फ द F2 जनरेशन शोड व्हाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब क्या गलत है, द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ऐसा नहीं है, अगर R और R है या स्मॉल r है तो डोमिनेंस तो आ रहा है, बट इस डोमिनेंस को हम लोग मानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। कैसे डोमिनेंस होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, ना कि कंप्लीट डोमिनेंस। तो बिल्कुल ठीक बात है, डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ डोमिनेंस बट इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि R और R में जो कलर आ गया वो पिंकिश आ गया, ना तो रेड आया ना व्हाइट आया, कुछ अलग कलर आ गया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस फॉलो नहीं हुई। रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 इज रेड, 2/4 इज पिंक एंड 1/4 इज दिस। तो 1/4 इज रेड, ये बात भी ठीक है। 1/2 क्या बोलते हैं इसको, पिंक,
तो 1/2 ये 1/4 हो जाएगा और वाइट भी 1/2 1/4 हो जाएगा। तो ये भी ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट। ये बात ठीक नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होती है हमारी वो यूनिवर्सल होती है। कैसी होती है बेटा? वो यूनिवर्सल होती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि दैट स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल। ठीक है, दिस इज डन। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप। प्लीज ध्यान रखना कि इरिवर्सिबल स्टेप है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के टाइम पे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं इसमें। तो कौन सा है पहले वाला एंजाइम? तो साफ दिख रहा है कि ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम इज एक्सोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसके बाद एक शॉर्ट स्टेप के एक सब एंजाइम है। एल्डोलेज उसके बाद एंजाइम है। इनोलेज आखिरी में जाके एंजाइम है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो ये पुराना सवाल है, पता होना चाहिए। हीरोइन का एक नाम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन जो होता है उसको क्या कहते हैं कुछ लोग? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो जब ये वाली बात आ जाएगी तो हमारा आंसर जो बहुत क्लियर हो जाएगा, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। नंबर 2 ड्रग्स वाले पार्ट में से अक्सर एक आधा क्वेश्चन आता है। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 8 12th। ठीक है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अगर कोई अब हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि आपको हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस बताने हैं, इनमें से कौन से? तो वोल्ट्स कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता दोस्त। प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20 ये हो सकता है। लिपेज लूप ये नहीं हो सकता। सिर्फ दो ही ऑप्शंस में से आपको सोचना था। इसमें से प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20 जो होते हैं वो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। लेवेनोगेस्ट्रोल एंड प्रोजेस्ट्रेट ये लोग हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। इनके हार्मोन रिलीज होने से क्या फायदा होता है? ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद होनी है उस काम के लिए अनस्टेबल कर देते हैं यूट्रस को। 150 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है। जीन लोकस हैज 2 alleles if the frequency of dominant allele is। प्लीज ध्यान रखना कि जब अलील की बात आप करोगे तो आप p से रिप्रेजेंट करोगे और इंडिविजुअल की बात करोगे तो p स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे। इंडिविजुअल की बात करोगे तो p स्क्वायर से और अलील की बात करोगे तो p से। ऐसे क्यू स्क्वायर है, जो भी आप इसमें चीजें आगे ऐड करना चाहें आप इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। तो यहाँ पे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी है 0.4। तो p की फ्रीक्वेंसी अगर 0.4 है तो जो रिसेसिव अलील है, जो क्यू है, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढना चाहें तो बहुत आसान होगा मार्क करना। 1 - 0.4 क्योंकि p + q = 1 होता है। तो ये हो गया 0.6। अब उसने कहा व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट की हम बात करें तो ए वाला है वो। तो एक अगर p को आपने a से रिप्रेजेंट करा है तो अब इसमें a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर हो जाएगा तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.16। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालोगे तो ये तो होमोजाइगस हो गया डोमिनेंट। ठीक है। अब ऐसे ही अगर होमोजाइगस रिसेसिव निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे? तो क्यू स्क्वायर, या दूसरे तरीके से हम कहें तो बी स्क्वायर भी कह सकते थे। तो क्यू स्क्वायर अगर हम करके देखेंगे यहाँ पे, इसको पी स्क्वायर ही रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनोलॉजी खाली। तो 0.6 का स्क्वायर तो ये हो गया 0.36। तो 2pq अगर ये सोचेंगे तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस के लिए। तो इस केस में क्या आएगा? 2pq 2 × 0.4 × 0.6 ये आ जाएगा टोटल वैल्यू 0.48। तो ये तीनों ऑप्शंस अगर हम मैच करते हैं कि किस ऑप्शन में है तो ये थर्ड ऑप्शन में कि जो डोमिनेंट है वो 0.16 है, रिसेसिव है 0.36 है और हेटेरोजाइगस ए वाला 0.48 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर था थर्ड। विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। हमेशा वाला सवाल है कि विटामिन ए इनरिच्ड होता है गोल्डन राइस। पुराना क्वेश्चन, इसमें देखते हैं मार्क करना ही होता है, येलो कलर का होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टिमुलेट विदाउट फंगल। क्योंकि हमने पता होना चाहिए कि जो फंगस होता है वो हमारा काम करके देता है। क्या काम करके देता है? कि जो फंगस है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर मिनरल एंड अदर एब्जॉर्प्शंस। तो अगर वो नहीं होगा तो
सर्वाइव नहीं कर पाएगा हमारा पाइनस सीड। इसका मतलब इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोरहिजल, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एम्ब्रियो रह जाएगा इमेच्योर। ठीक है, तो वो बात भी ठीक है, लेकिन प्राइमरीली आंसर है सेकंड। Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं? क्योंकि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो होते हैं नियरली यूनिवर्सल, इसलिए हमारे बॉडी में भी और दूसरे इकोलाई की बॉडी में भी वो जेनेटिक कोड अगर सेम होगा तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? सेम होगा। तो बहुत सही आंसर है, जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, ये तो बात ही गलत है। Which the following sexually transmitted is not completely cured? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो जेनाइटल हर्पीज इसका जो है करेक्ट आंसर है इन चारों में से, चैप्टर 4 12th का क्वेश्चन है। जेनाइटल वॉर्ड्स नहीं है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कॉज करा हुआ है। गॉन्डरा नहीं है, निजेरिया गोनेराई का है, ये भी ऑप्शन के अंदर नहीं काउंट करेंगे हम लोग। क्लैमिडियासिस ट्रैकोमेटिस ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जेनाइटल हर्पीज। इसके अलावा हम जानते हैं जैसे HIV है, वो भी क्योर नहीं होता। With the following statement is incorrect, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे वायरस लैक ए प्रोटीन कोड तो ये गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है वायरॉइड्स, तो ठीक बात है। वायरॉइड्स में डायग्राम भी लाला मैंने आपके लिए, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ये बात भी ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, पक्का है उनके लिए। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन RNA प्रोटीन कोड नहीं, क्या होता है? या तो RNA होता है या DNA, उनका जेनेटिक मटेरियल। जैसे HIV एक वायरस है तो उसका इन्फेक्टिव कोड क्या है? डबल स्टैंडर्ड RNA, तो RNA या DNA इसके ऑप्शन में होगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट था कि प्रोटीन कोड से इन्फेक्शन होता है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देख लें कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा, तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखेंगे हम कि पाइला जो है मोलस्का वाला, तो वो तो रेडुला के साथ चला जाएगा। बॉम्बिक्स एक इंसेक्ट है, मोराई सिल्कवॉर्म वाला तो मेल्फिकन ट्यूब्यूल के साथ चला जाएगा। प्लूरोब्रैकिया ये है हमारे टीनोफोरा वाला, तो कॉम्प्लेक्स टीनिया प्लेटेल में थे, तो ये चला गया फ्लेम सेल। और ये चारों ऑप्शन मैच करते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। ये पीला मॉलस्क है, बॉम्बिक्स आर्थ्रोपोड है, प्लूरोब्रैकिया टीनोफोर है, और टीनिया क्या है जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा 2। एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग इज रेफर्ड एज, तो क्या कहते हैं उसको? जो एक्सप्रेस हुआ, तो एक्चुअली में कौन सा एक्सप्रेस चीज होती है हमारी बॉडी में? जो DNA से mRNA में कन्वर्ट होती है, उसी से जाके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स या tRNA या RNA। तो बहुत आसान सा ऑप्शन था, जीन एक्सप्रेस दिस RNAs, उसी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और आजकल हम इसी को रीड करते हैं, जब भी हमें कोई भी चीज पढ़नी होती है तो हम इसी को रीड करते हैं, रेदर देन गोइंग फॉर द फुल ऑप्शन, पीपल गो फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which the following statement is incorrect? तो मोराल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डिलिशियस, बिल्कुल ठीक। कुछ ऑप्शंस हमेशा ऐसे होंगे जो थोड़े अलग होंगे, ढूंढने पे सही आंसर मिल जाएगा। जैसे ईस्ट बहुत कॉमनली पढ़ते हैं कि इसके अंदर लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे नहीं होते, ईस्ट विद फिलामेंटल बॉडीज विद नो हाइफे होता है। ईस्ट की बॉडी में कोई हाइफे जैसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ठीक है, नो फिलामेंटल स्ट्रक्चर। तो जिसको ये दोनों बातें याद रही होंगी उसके लिए बहुत आसान रहा होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कि यहाँ पे ऑप्शन था 4 जो सही था। सोनिडी आपको दिखाई देगा 12th के डायग्राम में भी है ये फर्स्ट चैप्टर में। मैच द फॉलोइंग, अगर हम सोचें कि इस 160th क्वेश्चन को कि मैच द फॉलोइंग कैसे करेंगे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। कि सेप्रोफाइट क्या होता है? जो डिकम्पोज्ड पे आता है। पैरासाइट क्या होता है? जो लिविंग पे आता है। लाइकेंस क्या होता है? जिसकी ये वाली एसोसिएशन है, सॉरी ये वाली एसोसिएशन है। और माइक्रोराइजा क्या होता है? जिसका ये वाला काम है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को हम मिला के देखते तो यहाँ पर बहुत आसानी से हमारा आंसर बन जाता, आंसर नंबर 4। लाइकेंस तो अलगी और फंगाई का है, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, तो ये बात हमें मालूम है। इसको ये कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत लगेगी तो इसमें सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, लाइकेंस और माइक्रोराइजा, ठीक। तो ये काइंड ऑफ रिवीजन व्हेन वी रिवाइज द प्रीवियस ईयर पेपर, तो रिवीजन की तरह आपको फटाफट से कराई जा रही है चीजें अच्छे से। ग्लूकोज डिपेंडेंट कौन सी होती है? तो ये ध्यान रखना है, GLUT4 जो होती है, देखो ये तीनों इंडिपेंडेंट है, सिर्फ एक ही डिपेंडेंट है, कौन से? GLUT4। कहाँ पे काम करती है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एडिपोसाइट्स। तो यहाँ पे आंसर था GLUT4। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, ये बात भी इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट्स, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो भी ऑर्गन की आप बात करते हो, और हेमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जब आप फ्लूइड की बात करते हो। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही इसमें रोल प्ले करते हैं, पुराना सवाल। यूज ऑफ आर्टिफिशियल अगर हम करते हैं ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस तो क्या होगा? तो देखो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड तो नहीं होगा, इस चीज को कम करने के लिए ही आपने इसका इस्तेमाल किया है।
नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, ऐसा भी नहीं होगा एलिमिनेट ही करोगे कोई भी चीज़ बॉडी में एक्स्ट्रा होगी तो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डायलाइजर है इसका और हमारा जो कंपोजिशन है वो सेम है और बीच में मेम्ब्रेन है, जो एक्सेस होगा वो इसके थ्रू फ्लो कर जाता है और बाहर आ जाता है, ठीक है। हेपरिन ऐड करते हैं टू प्रिवेंट क्लोटिंग, जब आप इसको ब्लड को प्योर करने के लिए भेज रहे होते हो और वापस आते वक्त आप फिल्टर ब्लड को वापस बॉडी में भेज देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी ये दोनों ऑप्शन सही थे कि कैल्शियम आयन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा जीआईटी से, क्योंकि जो ज़्यादा वाला होगा वो आप भेज चुके होगे, और आरबीसी प्रोडक्शन जो है उसमें भी थोड़ी बहुत जो है कमी आ सकती है। तो ये दो ऑप्शन जो है एक्सेप्टेबल थे, लेकिन जो बाकी के ऑप्शंस थे उसमें कहीं दूर दूर तक कोई भी सच्चाई नहीं थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में सबसे मेन बात जो मैं सोच के उस एग्जाम में आंसर करता कि हमें सबको बचपन से हमने पढ़ा है कि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है। तो कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड कॉर्नियल एपिथेलियम, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई। यही सोच के मैं आंसर करना था। फोर्थ और स्क्लेरा का एंटीरियर 1/3 ये पोर्शन होता है, वो भी हम जानते हैं। स्क्लेरा कितना कवर करती है? 2/3 पोस्टीरियरली, ठीक है। कॉर्निया अगर ये है तो ये क्या है? ये स्क्लेरा है जो पोस्टीरियरली है। आइरिस है, प्यूपिल है और लेंस है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा था बेटे? 4। The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between the genes was explained by स्टूडेंट थे मॉर्गन साहब के, एल्फ्रेड स्टूडेंट, उनका ये मेन काम था इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। एल्फ्रेड स्टूडेंट ने मेहनत की थी, नाम है सीधा सीधा याद रखना। टीएच मॉर्गन कौन है? फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स। ये लोग कौन है? ये क्रोमोसोमल थ्योरी के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये कौन है? ये नॉर्मल जेनेटिक्स वाले हैं। तो यहाँ पर कौन बंदा बच गया? एल्फ्रेड स्टूडेंट। मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लैक ओपरिन विद देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स। इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन गाइस। थोड़ी सी कोशिश करते तो बात आसानी से पहुंच जाते हैं कि इस सवाल का सही जवाब है आंसर नंबर 3। कैसे सही बात है? कि आई जीन जो है वो तो एक रिप्रेसर इनहिबिटर की तरह काम करता है। बी ऑप्शन जेड, जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। सी ऑप्शन जो है वो है फोर्थ ऑप्शन के साथ, ए जीन इज ट्रांसएसिटाइलेज एंड वाई जीन इज परमीज, ठीक है। डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा क्या है। तो जेड के सामने बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, वाई परमीज है और ए क्या? ट्रांसएसिटाइलेज, और जो आई बचता है वो है इनहिबिटर, रिप्रेसर प्रोटीन। तो आसान था आंसर करना मेरे ख्याल से। आंसर इज 3। It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be used? कि हम उसको बढ़ा दें। तो ये पुराना सवाल है, क्या ध्यान रखना था? ऑक्सिन तो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देते हैं। ऑक्सिन क्या कर देता है भाई? ऑक्सिन फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देता है। और जो इथाइलिन हमारा होता है वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग में हेल्प कर देता है। इथाइलिन क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प कर देता है। तो दोनों ही हमारे लिए आसान थे, वो जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो एक्सिन एंड इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड तो हम जानते हैं इनहिबिटर होता है, और गिबरेलिन सिर्फ स्टेम एलोंगेशन का काम करता है। तो यहाँ पे आसान था आंसर करना फर्स्ट। आइडेंटिफाई द सेल्स वो सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग। तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि गॉबलेट सेल से क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस, जो कि प्रोटेक्शन करता है। उसके अलावा चीफ सेल्स, तो चीफ काम क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, तो वहाँ से पेप्सिनोजन होगा। अदर सेल्स ऑक्जेंटेक सेल्स, अगर आप हमारे चैनल पे देखो तो आपको इनकी एक निमोनिक ट्रिक भी मिल जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पैराइटल सेल्स हैं वो तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जो अदर सेल्स हैं और जो चीफ सेल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो अदर सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सेकंड ऑप्शन, विद द फॉलोइंग कैन यूज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ये चैप्टर 10 में सीधा सीधा वर्ड दिया हुआ है 12th में। क्लोरेला नहीं काम करता, लैक्टोबैसिलस कर्ड में हेल्प करता है। एनाबेना साइनोबैक्टीरिया होता है, तो यहाँ पर जो कि सिंथेसिस करता है कीमोसिंथेटिक। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन था वो बहुत आसान था मार्क करना, ऑप्शन नंबर 1। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। फ्लोएम जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में क्या लैक करता है अगर हम सोचें तो फ्लोएम का पुराना इतिहास है कि इट लैक्स सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स कंप्लीटली, ठीक है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म lacks sieve tube and companion cells. Instead, it contains sieve cells for conduction of food material. तो यहाँ पे आंसर था 4।
एक्सक्लूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है वो तभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म सेल के साथ आप टच में आ जाते हैं, तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। दिस इज द टाइम कि जहां पर मियोसिस 2 पूरी होती है। और मियोसिस 2 पूरी होने का फायदा क्या होता है? वेट अ सेकेंड, क्या कंप्लीट होता है? मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 पूरा होने का क्या फायदा होता है? सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है और ओवम भी बन जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन करनी है। ये इसके रिजल्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही था। अंडर विच फ्रेम ऑफ कंडीशन देयर विल बी नो चेंज, सीधी सी बात है, जहाँ पे अब 3 का एक बेस पेयर होता है, 3 का होता है, कितने का होता है? 3 का बेस जो आप यहाँ पे पढ़ते हो, जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप 3 हटा दोगे 7, 8, 9 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे दिखाया भी गया कि अगर आपने इसको हटा भी दिया यहाँ से तो रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आया, आप सीधा सीधा जो पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ोगे। अगर एक आधा आगे पीछे करोगे तो पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है 4। The concept of omnia cellula, e-cellula, chapter 8, class 11, easy question। कि ये जो टेक्नोलॉजी दी गई थी वो हमारे को रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। इसका मतलब था all cells arise from pre-existing cells। What triggers activation of protoxin to activate beta toxin? Chapter number I guess 12 of 12th। Alkaline pH of gut of the insect वो इसमें हेल्प करता है, क्योंकि पीएच के हिसाब से भी हमारे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन में भी शायद लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या था? 3। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग टाइफॉइड, तो सल्मोनेला टाइफाइड विदाल टेस्ट, पिछले साल एक स्टूडेंट ने गलती कर दी थी, आप ये गलती नहीं करोगे। मैरी मेलन वाला है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट गाइनोसिमिस्टिया, तो अगर हम इसको देखें तो एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर हमें ओवरऑल गाइनोसिमिस्टिया वाला फीचर जो नजर आता है। तो ये वाला हमें ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और क्या नजर आता है इसके अंदर? टॉलर देन एवरेज हाइट, रिड्यूस फेशियल हेयर्स, रिड्यूस बॉडी हेयर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, स्मॉल टेस्टिस एंड वेरिकोज वेन्स। पॉलीब्लैंड, मोहम्मद अली खान वाला जो चैप्टर नंबर 16 क्लास 12 का क्वेश्चन है। ऐसे फटाफट आपको सारे सवाल याद आने चाहिए कि किसमें यूज हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। क्या ऐड किया था साथ में? उन्होंने बिटुमेन ऐड कर लिया था। क्या ऐड कर लिया था? बिटुमेन। Which the following method is the most suitable for disposal of nuclear waste? हमेशा से पुरानी कहानी है, bury the waste within deep rock below the earth surface। कितना कम से कम नीचे? 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। स्पेस में और इसमें शूट तो करोगे नहीं यार, सिंपल सी बात है। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिजीज, अगर हम इसको सोच लें तो इंसुलिन के साथ क्या आता है? डायबिटीज इंसिपिडस या मेलाइटिस, तो कई बार हम इंसिपिडस कर देते हैं, जबकि इंसिपिडस होता है एडीएच डेफिशिएंसी से। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। गलती मत करना, गलती करके दिखा दिए ताकि आप एग्जाम में ना करें। इंसुलिन के साथ आएगा डायबिटीज मेलाइटिस। थायरॉक्सिन के साथ क्या आएगा? ग्वाइटर। कॉर्टिकोसाइड्स के साथ क्या आएगा? एडिसन डिजीज। डायबो ग्रोथ हार्मोन के साथ क्या आएगा? एक्रोमेगाली। तो अगर हम इसमें से ऑप्शन सोचें तो ए के साथ होना चाहिए 5, तो फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन बच गया। बी थायरॉक्सिन के साथ होना चाहिए 4, तो फिर थर्ड ऑप्शन बच गया, सिर्फ यहीं खत्म हो गया ना। अब सी के साथ ऑटोमेटिक 1 हो गया और डी के साथ ऑटोमेटिक 3 हो ही गया, तो ऑप्शन है थर्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नीट 2019 पेपर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेट नंबर 1। 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, बिल्कुल ठीक बात है। 8, 9, 10 जो रिब्स हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती हैं, वो आगे पीछे वर्टेब्रा के साथ जाके नहीं करती। उनको क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। क्या कहते हैं उनको? फॉल्स रिब्स। देख रहे हो 8, 9, 10 यहाँ तो कर रही है, पीछे वर्टेब्रा पे जाके नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरा 11, 12 पेयर कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ये बात भी ठीक है। 11वीं और 12वीं कार्टिलेज से जुड़ते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। तीसरा ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्रे वेंट्रली टू स्टर्नम, ये बात भी ठीक है। शुरू के जो रिब्स होती हैं वो इसी तरीके से प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो स्टर्नम दोनों से जो अटैच होती हैं वो 7 पेयर होते हैं शुरू की। बाद वाली जो होती हैं वो स्टर्नम से होती हैं, वर्टिब्रम से नहीं होती, और उसके बाद वाली फ्लोटिंग ही होती हैं, वो अटैच नहीं करती। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, वो बिल्कुल सही था कि फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स कौन सी होती हैं, वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स कौन सी होती है। I hope you like the information provided by us. If you like it, please like the channel, subscribe the channel, share it among your friends. Thank you. We will soon meet you up with videos of other subjects too.
थैंक यू।